नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल टॉपर्स एफर्ट में। इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फिजिसिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। फिजिसिस्ट को आप साइंटिस्ट भी बोल सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि हम इस कंटेंट को क्यों पढ़ें। तो बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटर हो तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की 100% संभावना रहती है। और ये क्वेश्चन और ये टॉपिक सभी तरीके के कॉम्पिटिशन्स के लिए इक्वल ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका एनडीए हो, चाहे आपका एनए हो, चाहे एयरफोर्स, इंडियन नेवी, सीजीएल, सीएचएसएल, डीआरडीओ, एमटीएस, टेट, यूपी टेट, सी टेट, सब तरीके के कॉम्पिटिशन्स में इस तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादातर रहती है। तो इसीलिए मैं आपको टू द पॉइंट स्टडी देने वाला हूँ इस टॉपिक की और मोस्टली सारे टॉपिक्स की। और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि मैं और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट टू दैट पॉइंट आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराता रहूं और वो शायद कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो आपके कंपटीशन को क्लियर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली सबसे पहले हम फिजिसिस्ट से स्टार्ट करते हैं। आर्किमिडीज, यू ऑल आर नोन। आर्किमिडीज को आप अच्छे से जानते हो, क्लास 10th में आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है। तो गाइज इन्होंने जो मेजर कंट्रीब्यूशन दिया वो प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी दिया और प्रिंसिपल ऑफ द लीवर दिया। प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी, अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी इज रिलेटेड टू विच फिजिसिस्ट या विच साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट से प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी रिलेटेड है, या प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी किस साइंटिस्ट ने ये मेजर कंट्रीब्यूशन दिया, या प्रिंसिपल ऑफ लीवर किसने दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोते हैं, तब उस ऑब्जेक्ट पर नीचे से एक फोर्स काम करता है, एक थ्रस्ट उस ऑब्जेक्ट पर काम करता है जिसको हम बायोन्ट फोर्स बोलते हैं, और इसी टेंडेंसी को हम बायोन्सी भी कह सकते हैं। तो गाइज यही है प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लीवर की बात करें तो इन्होंने बताया कि नॉर्मल प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में कि हम किसी भी वेट को उठाने के लिए हमको खुद का एफर्ट लगाना पड़ता था। मान लीजिए कोई वेट ज़्यादा है तो उस वेट को हम नहीं उठा पाते थे, तो इन्होंने एक लीवर का प्रिंसिपल दिया और उन्होंने बताया कि लीवर की हेल्प से हम बहुत सारे वेट को और बहुत कम एफर्ट लगाकर ही उठा सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि लीवर्स आर 3 टाइप्स, लीवर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ लीवर, सेकंड ग्रुप ऑफ लीवर एंड थर्ड ग्रुप ऑफ लीवर। 3 टाइप के लीवर होते हैं जिसमें FWP याद रखना है आपको। जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ लीवर है उसमें फल्क्रम बीच में होता है। सेकंड टाइप ऑफ लीवर है उसमें वेट बीच में होता है, और थर्ड टाइप ऑफ लीवर है उसमें एफर्ट बीच में होता है। तो यहाँ पर F को हम फल्क्रम, जहाँ पर कोई भी लीवर को टिकाया जाता है। वेट मीन्स जिसको हमें उठाना है, और P एफर्ट मतलब जो बल हमको लगाना है, जो फोर्स हमको लगाना है। तो गाइज आई होप ये कि दोनों ही क्लियर होंगे। और गाइज आर्किमिडीज जो रिलेटेड थे वो ग्रीक के एक साइंटिस्ट थे, तो इनका कभी कभी कंट्री भी पूछ लिया जाता है। और ग्रीक के बारे में बता दूं आपको कि ग्रीक जो था वो 1832 में इंडिपेंडेंट हुआ। याद रखना है गाइज, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, सॉरी कॉम्पिटिशन में, कि 1832 में ग्रीक कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1832 में ग्रीक इंडिपेंडेंट हुआ। और ग्रीक जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब इसने ब्रिटेन के साथ में ऑटोमन एम्पायर से, ब्रिटेन नहीं सॉरी ऑटोमन एम्पायर के साथ में एक ट्रेटी साइन करी थी जिसको कॉन्स्टेंटिनोपोल बोला जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपोल कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई थी, और इसी 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद ही ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया था। आई होप कि आपको आर्किमिडीज का ये पूरा सिस्टम समझ आया होगा। तो द नेक्स्ट वन इज गैलीलियो गैलीलियाई। कौन नहीं जानता इनके बारे में। इनका जो साइंस के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन आया वो लॉ ऑफ इनर्शिया आया गाइज। तो इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया, लॉ ऑफ इनर्शिया को बताया। तो बता दूं लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है गाइज, कि लॉ ऑफ इनर्शिया का मीन है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी, और या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। इटली के बारे में गाइज आपको एक फैक्टर याद रखना है कि 1861 में इटली यूनिफाई हुआ था पहली बार। मतलब यूनिफाई मीन्स कि 1861 से पहले इटली बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड था।
वहाँ पर कोई भी एक कॉमन नेम नहीं था किसी भी कंट्री का। बाद में इन सबको एक यूनाइट करने के बाद में एक टाइटल दिया गया जिसको इटली बोला गया। तो नेक्स्ट वन इज गाइस एडविन हबल। एडविन हबल का जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो फिजिक्स में, वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी। और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का गाइस का मतलब ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो टाइम टू टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा एक्सपेंड होता रहता है। इन्होंने बताया कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट स्पेस में हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइम उनके बीच की जो डिस्टेंस है या तो वो कम होती रहती है या फिर वो ज़्यादा होती रहती है। तो कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा इंक्रीजिंग वे में रहती है। और यही इन्होंने बताया कि जो यूनिवर्स है वो आपका एक्सपेंड होता है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स पर बाद की जो डिस्कवरी की तो गाइज आपको पता ही होगा वो स्टीफन हॉकिंस ने की। याद रखना है आपको, स्टीफन हॉकिंस। और गाइज ये यूएसए मीन्स अमेरिका के रहने वाले थे। ये वही अमेरिका जो 1776 में इंडिपेंडेंट हुआ, किससे? ब्रिटेन से। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज पॉल डायरेक। पॉल डायरेक ने जो कंट्रीब्यूशन दिया फिजिक्स में या साइंस में वो इन्होंने बताया रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो गाइस रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कि जो क्वांटम स्टैटिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, इन दोनों को मिलाकर के जो थ्योरी बनाई उन्होंने उसको रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला गया। और गाइस ये यूके के रहने वाले थे। और यूके मीन्स यूके को आप दूसरा नाम ब्रिटेन से भी समझ सकते हो गाइस। ब्रिटेन को आप इंग्लैंड भी कहते हो, लेकिन कुछ डिफरेंस है इंग्लैंड में और यूके में। गाइस यूके एक कॉमन टाइटल है जिसमें आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, इन तीन कंट्रियों को मिलाकर के कॉमन टाइटल बनाया गया था यूके 1801 में। आई होप कि आपको ये चारों ही जो प्रिंसिपल्स हैं इनके और चारों ही साइंटिस्ट के बारे में आपको समझ आया होगा। तो गाइस अगले साइंटिस्ट है आपके आइजैक न्यूटन। कौन नहीं जानता इनके बारे में, इतने ग्रेट साइंटिस्ट जो है आइजैक न्यूटन। तो गाइस इन्होंने फिजिक्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, आपको ये पता होना चाहिए। इन्होंने बहुत सारे लॉज दिए जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो इनके मैथमेटिक्स में भी यूज होते हैं और भी फिजिक्स में यूज होते हैं, लेकिन मेजर कंसेप्ट यही है। तो गाइस एक एक से बात करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है हमें कि स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो किसी भी डिस्टेंस पर हैं, स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड है गाइज, तो हमेशा उन ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका उन दोनों बॉडीज की, जो ऑब्जेक्ट हैं स्पेस में, उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो गाइस हम ये समझ सकते हैं कि कंबाइंड इक्वेशन से F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। तो गाइज लॉ ऑफ मोशंस का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से गति कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कब गति करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कब रुकेगा, ये सारी चीज़ इन्होंने लॉ ऑफ मोशंस के क्लियर की। तो गाइज हमको पता है कि इनके लॉ ऑफ मोशंस हैं तीन इन्होंने लॉ ऑफ मोशंस दिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इन्होंने बताया कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो हमेशा रुकी हुई रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी को रोकने के लिए, बॉडी को मूवमेंट देने के लिए लगाया गया है, वो हमेशा बॉडी के एक्सीलरेशन के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो यहाँ से निकल के आया F = ma। तो यहाँ से गाइज इन्होंने F की मतलब फोर्स की डेफिनेशन दिया, फोर्स का फॉर्मूला दिया सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग। अगर आपसे बोला जाए कि फोर्स की डेफिनेशन किस लॉ ऑफ मोशन के द्वारा दी जाती है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, पिछली बार अभी लोको पायलट एग्जाम में आया था। सेकंड कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो किस लॉ ऑफ मोशन के द्वारा दिया जाता है, तो गाइस सेकंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा दिया जाता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसको आप जानते हो कि एवरी रिएक्शन है अपोजिट एंड इक्वल
रिएक्शन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और गाइस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में समझते हैं गाइस। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कर्व्ड लेंस आपका कनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, तथा प्लेन मिरर और कर्व्ड लेंस की हेल्प से रिफ्लेक्शन करा करके किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई जाती है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के द्वारा। तो ये जो मेन डिस्कवरीज थी आपके आइजैक न्यूटन की, और गाइस ये यूके यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे, और यूके के बारे में कुछ फैक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट वन इज माइकल फैराडे। तो गाइस माइकल फैराडे ने भी एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट की डिस्कवरी की, जिसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें आज आसान हो पाई। और इनका दिया हुआ कंसेप्ट था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्होंने गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है गाइस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस कि अगर हम किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कोई चेंज करें, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर कोई चेंज करें तो एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इफ we change the flux of any coil then an induced current will produced। ओके, आई होप क्लियर होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गाइज आपका दो तरीके का होता है, एक सेल्फ इंडक्शन और गाइज एक होता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो गाइस समझते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब, सेल्फ इंडक्शन में है कि जब किसी हम एक ही कॉइल, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो गाइस करंट उसी कॉइल में पैदा होगी, ये आपका सेल्फ इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स गाइस कि अगर हम किसी एक कॉइल के, ये आपकी एक कॉइल है कोई, इस एक कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं, लेकिन गाइस जो इंड्यूस्ड करंट है वो किसी दूसरी कॉइल में पैदा हो रही है। तो जब हम किसी एक कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करें और इंड्यूस्ड करंट दूसरी कॉइल में पैदा हो या प्रोड्यूस हो, तो ऐसे इंडक्शन को आज हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये माइकल फैराडे ने ही डिफाइन किए थे, और ये गाइस यूके के रहने वाले थे। नेक्स्ट वन है अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया। उन्होंने साइक्लोट्रॉन को डेवलप किया गाइस। तो साइक्लोट्रॉन आपके लिए नाम थोड़ा अनसुना होगा। साइक्लोट्रॉन गाइस एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कोई किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल को, आपके पास में कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, जैसे कोई प्रोटॉन है, जैसे कोई अल्फा रेज है, तो ये अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं तो इनको एसिलरेट करता है साइक्लोट्रॉन। मतलब साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच कैन एसिलरेट द अल्फा पार्टिकल्स। ओके, और ये गाइस यूएसए के रहने वाले थे। और गाइस एक बार फिर से बता देता हूँ कि 1776 याद रखना है, यूएसए की इंडिपेंडेंस यूएसए ब्रिटेन के अधीन था। और भी गाइस कि यूएसए इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी की सारी चीज़ें आप यूएसए के बारे में जानते होंगे मुझसे भी ज़्यादा। तो गाइस नेक्स्ट है आपके वर्नर हाइजेनबर्ग का नाम सबसे पहले हमने क्लास 11th में सुना था गाइस, केमिस्ट्री में जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो केमिस्ट्री के फील्ड में इन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी दी जिसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो चेंजिंग है, जो अनसर्टेनिटी है, उसको पता कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी हम उसको भी पता कर सकते हैं गाइस। तो इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, क्वांटम मैकेनिक्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। और अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, जिसको हम एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं, और पोजीशन में चेंजिंग को हम डेल्टा एक्स दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर डेल्टा एक्स आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें गाइज तो हमेशा ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा h/4 पाई के, और या फिर और कह सकते हैं कि इक्वल होगा h0/2 के। तो गाइज h0 यहाँ से h/2 पाई होगा। आपको याद रखना है कि ये हाइजेनबर्ग का दिया हुआ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था गाइज। आपको इतना लंबा चौड़ा
वैसे डीप में जाने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, केवल आपको केवल ये प्रिंसिपल का नाम दिया हुआ होगा और आपको बताना है कि वो किसने दिया। लेकिन गाइज ये सारी चीज़ें ना हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसा कि मैं भी एक कॉम्पिटिटर हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक कॉम्पिटिटर हूँ और मैंने भी ये रियलाइज़ किया है कि जब तक हम किसी टॉपिक की रिलेटेड स्टडी नहीं कर लेते, उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर लेते गाइज, कोई भी चीज़ हमें याद नहीं होती है। 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया, बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए लेकिन अभी भी आपके जैसा ही हूँ। और ये रहने वाले थे जर्मनी के। तो गाइस जर्मनी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि जर्मनी काफ़ी एक हिस्टोरिकल कंट्री रहा है। जर्मनी काफ़ी क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में जो जर्मनी से पूछे जाते हैं। सबसे पहले जर्मनी की यूनिफिकेशन के बारे में गाइस, तो 1871 में जर्मनी यूनिफाई हो पाया था। अब यूनिफिकेशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे इटली के यूनिफिकेशन में मैंने बताया था कि जब कोई एक कंट्री बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड हो, जब कोई कंट्री बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड हो लेकिन उस कंट्री की कोई भी एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं हो। अगर कॉमन आइडेंटिटी नहीं है तो उस कंट्री को हम एक नाम के द्वारा नहीं जान सकते। तो ऐसे ही गाइज जर्मनी को पहले 39 स्टेट्स का एक यूनियन महासंघ बोला जाता था, लेकिन उसमें उसको जर्मनी नाम नहीं दिया गया था। और उस टाइम पर कुछ दिनों पहले नेपोलियन का राज रहा था। यहाँ पर नेपोलियन ने 39 स्टेट्स को इकट्ठा करके बनाया था जर्मन महासंघ। 1871 में प्रशा की हेल्प से 1871 में प्रशा की हेल्प से बहुत सारे जो एम्पायर्स थे उनको हराकर प्रशा और जर्मनी ने मिल करके जर्मनी को यूनाइट किया और इसको एक टाइटल दिया जर्मनी। तो आई होप आपके ये चारों कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल पर। तो क्या जेम्स क्लर्क मैक्सवेल यूके के एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रहा और उन्होंने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसमें लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी। आगे है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। आपने सुना होगा हर्ट्ज, यहीं से इम्पोर्टेंट कि हर्ट्ज जो है वो फ्रिक्वेंसी की यूनिट के रूप में भी हम हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है गाइस वो हर्ट्ज होती है, आपको याद रखना है, ये भी कंपटीशन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा, इन्होंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से जनरेट होती हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया। ये जर्मनी के रहने वाले थे। अगले साइंटिस्ट हैं आपके वोल्फगैंग पाउली। वोल्फगैंग पाउली इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको गाइस। इनके बारे में भी हमने केमिस्ट्री में क्लास 11th में पढ़ा था कि इन्होंने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था। और वो क्या था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम संख्याएं थी, चारों जो क्वांटम नंबर थी N, L, M और S, इन चारों के मान एक समान नहीं हो सकते। इन्होंने बताया कि अगर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी N, L, M के मान सेम है तो S के मान अलग ही, S का मान श्योरली अलग ही होगा। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर L, N, M के S के मान तीन के मान सेम है तो चौथे का मान अवश्य होगा। तो गाइस किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। सॉरी मैं एक बोल गया था गलती से इसमें। तो कंट्री ऑफ ऑरिजिन ये भी गाइस ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, आगे पहुँचते हैं एनरिको एर्मी के पास। एनरिको एर्मी गाइस इटली के रहने वाले थे। और फिर से एक बार आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इटली की यूनिफिकेशन हुई थी, वो हुई थी आपकी 1861 में। गाइस इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि गाइस इटली भी पहले जर्मनी की तरह छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था। और कितने स्टेट्स में डिवाइड था गाइस? 8 स्टेट में डिवाइडेड था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है गाइस कि इस 8 में से केवल एक स्टेट पर इटली का एक राजघराना राज करता था और बाकी के 7 पर और देशों के राजघराने राज किया करते थे। तो गाइस उसी राजघराने ने, जो एक राजघराना था इटली का, सार्डिनिया पीडमोंट, वो जो एरिया था उसका नाम था सार्डिनिया पीडमोंट के राजा ने और भी कई सारे रिवॉल्यूशनरीज के साथ मिलकर के आर्मी की हेल्प लेकर के बाकी इटली को बाकी के सभी 7 राजघरानों से आज़ाद करा करके और नाम इसको एक कॉमन नाम दिया इटली। और वो नाम दिया गया गाइस 1861 में, आपको याद रखना है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं गाइस और पहुंचते हैं इंडिया। और इंडिया में जेसी बोस के पास।
जेसी बोस मीन्स जगदीश चंद्र बोस, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा गाइज अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में बताया गाइज। तो आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है ये अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स। कंपटीशन में हम कहाँ पढ़ा करते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको याद रहेगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। कैसे याद रहेगा कि आपने गाइज रेडियो देखा होगा सबने, और रेडियो में ये वाला एंटीना भी देखा होगा। ओके बस, तो इसी एंटीना को इन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो के साथ एंटीना वाले रेडियो को उन्होंने नाम दिया कि दैट इज अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो। और ये अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स को ये एंटीना है ये कवर करता है, और कवर करने के बाद में वहाँ से फ्रिक्वेंसी मैच करके आपका रेडियो चलता है। तो ये प्रिंसिपल जो दिया और अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो जो उन्होंने डेवलप किया वो आगे भी इसी थ्योरी के बाद ही डेवलप हुआ गया, और ये इंडिया के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं। WK रॉन्टगन का बहुत ही मेजर एक्सपेरिमेंट कि इन्होंने एक्स रेज की थ्योरी दी गई, जिन्होंने डेवलप किया एक्स रेज को, जो कि जिसकी वजह से आज हम किसी भी फ्रैक्चर पार्ट का एक्सरा कर सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी साबित हुई पूरे वर्ल्ड के लिए। इसलिए हमको इनका नाम याद रखना है। WK रॉन्टगन रहने वाले थे गाइस ये जर्मनी के। आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं JJ थॉमसन के पास। आपने बहुत नाम सुना होगा JJ थॉमसन का। एटॉमिक मॉडल तो बाद में दिया उन्होंने, उससे पहले गाइस इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की JJ थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की रदरफोर्ड प्रोटॉन। गाइस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, और इनके लिए शॉर्ट भी याद रखना है। ईंट पर नाच का मतलब E फॉर थॉमसन, P फॉर रदरफोर्ड और N फॉर चैडविक, और रहने वाले थे गाइस ये UK के। नेक्स्ट वन इज मैरी क्यूरी, एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। मैरी क्यूरी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो गाइस मैरी क्यूरी ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पर इन्होंने स्टडी की, और उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के साथ डिकम्पोज होते हुए जा रहे हैं, ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। तो और उन्होंने ऐसे एलिमेंट जो टाइम के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहे थे, ऐसे एलिमेंट को उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट नाम दिया। और ऐसे ही दो एलिमेंट रेडियम और पोलोनियम की इन्होंने खोज की। और गाइज इनकी ये डिस्कवरी वर्ल्ड के लिए इतनी इम्पोर्टेंट और साबित हुई कि इसकी डिस्कवरी के बाद गाइज हमको एक ऐसा चमकीला पदार्थ मिला जो स्वतः ही चमकता रहता है, जिसको लिए किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। और पोलोनियम जो कि यूरेनियम, मतलब अगर हमारे पास में यूरेनियम के भंडार ख़त्म हो जाएं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम न्यूक्लियर के द्वारा, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे, प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैरी क्यूरी ने पोलोनियम को खोज किया ना, यूरेनियम चला भी जाएगा, साइड कर देंगे तो पोलोनियम है हमारे पास। आई होप के चारों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, चलिए एक बार फिर पहुंचते हैं जर्मनी, इंडिया से होते हुए एक बार फिर से जर्मनी और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास में। गाइस इनका नाम आई होप कि बहुत कुछ जानते होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। आप ये भी जानते होंगे गाइज कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान पर्सन जो बोले जाते हैं वो भी अल्बर्ट आइंस्टीन को बोला जाता है गाइज। और आपको ये भी जानते होंगे इनके बारे में कि सबसे ज़्यादा अपने माइंड को यूज करने वाले जो पर्सन थे गाइज वो यही थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ही थे, जिन्होंने मानवों में सबसे ज़्यादा अपने माइंड का इस्तेमाल किया। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि हम अपने माइंड का पूरी ज़िंदगी में जब तक जीते हैं 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते गाइस। जिनके बारे में बताया जाता है कि इनका IQ लेवल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा था। इन्होंने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² भी दिया था, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया गाइस। तो समझते हैं व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है बिल्कुल क्लियर समझते हैं कि गाइस मान लीजिए कोई मेटल है, ये मेटल है और इस मेटल पर ये सन रेज आ रही हैं। तो जैसे ही मेटल पर सन रेज गिरती है, मतलब लाइट गिरती है, जब लाइट को इंसिडेंट होती है किसी मेटल पर, तो गाइस मेटल से कुछ एनर्जी
पैकेट्स के रूप में ट्रांसफ़र होती है। मेटल से कुछ एनर्जी पैकेट्स के रूप में ट्रांसफ़र होती है, जिनको गाइज फोटोन बोला जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले इनको नाम फोटोन दिया। तो बिल्कुल क्लियर, एक बार फिर से समझते हैं कि व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट, तो देन सम एनर्जी transformed या some energy produced from the metal in the form of photon या in the form of packets, and these packets are called photon. ओके, जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपके विक्टर फ्रांसिस हेस। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो गाइस कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में रहा, एक विकिरण के बारे में रहा, कॉस्मिक विकिरण भी होता है, और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ज़्यादा डीपली इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अब नेक्स्ट वन है आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। रदरफोर्ड के प्रैक्टिकल्स, रदरफोर्ड के मॉडल्स, बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स हमने पढ़े हैं खूब सारे। तो गाइज इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या है कि न्यूक्लियर, इस मॉडल के आने से पहले जितने भी लोगों ने मॉडल्स दिए उन सब में सबसे बड़ी खास बात यह थी कि किसी ने भी न्यूक्लियाई के बारे में डिफाइन ही नहीं किया कि एटम के अंदर न्यूक्लियाई भी होता है। तो बताइए ऐसे मॉडलों का क्या फ़ायदा। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर, जब आपको पता होगा गोल्ड लीफ वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, गोल्ड लीफ वाला जो एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा कि किसी भी गोल्ड फॉइल पर इन्होंने अल्फ़ा रेज को डाला, और अल्फ़ा रेज के डालने के बाद में तो ये ऊपर से तो ये मुड़ करके निकल गई थी, ऐसे साइड से निकल गई थी, और बीच में ये टकरा करके उसी रास्ते से वापस आ गई थी। तो इन्होंने इस खोज से बताया कि किसी भी एटम के मिडल पार्ट में एक सॉलिड पार्टिकल रहता है, एक सॉलिड पार्ट होता है जिसको हम एटम का न्यूक्लियाई बोलते हैं, एटम का न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया था। और गाइस ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, और न्यूजीलैंड के बारे में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी न्यूजीलैंड से मिला। और गाइस कब मिला ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओगे, ये आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर जिनका भी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। चलिए एक बार फिर पहुंचते हैं जर्मनी, इंडिया से होते हुए एक बार फिर से जर्मनी और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास में। गाइस इनका नाम आई होप कि बहुत कुछ जानते होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। आप ये भी जानते होंगे गाइज कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान पर्सन जो बोले जाते हैं वो भी अल्बर्ट आइंस्टीन को बोला जाता है गाइज। और आपको ये भी जानते होंगे इनके बारे में कि सबसे ज़्यादा अपने माइंड को यूज करने वाले जो पर्सन थे गाइज वो यही थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ही थे, जिन्होंने मानवों में सबसे ज़्यादा अपने माइंड का इस्तेमाल किया। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि हम अपने माइंड का पूरी ज़िंदगी में जब तक जीते हैं 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते गाइस। जिनके बारे में बताया जाता है कि इनका IQ लेवल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा था। इन्होंने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² भी दिया था, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया गाइस। तो समझते हैं व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है बिल्कुल क्लियर समझते हैं कि गाइस मान लीजिए कोई मेटल है, ये मेटल है और इस मेटल पर ये सन रेज आ रही हैं। तो जैसे ही मेटल पर सन रेज गिरती है, मतलब लाइट गिरती है, जब लाइट को इंसिडेंट होती है किसी मेटल पर, तो गाइस मेटल से कुछ एनर्जी पैकेट्स के रूप में ट्रांसफ़र होती है। मेटल से कुछ एनर्जी पैकेट्स के रूप में ट्रांसफ़र होती है, जिनको गाइस फोटोन बोला जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले इनको नाम फोटोन दिया। तो बिल्कुल क्लियर, एक बार फिर से समझते हैं कि व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट, तो देन सम एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड या सम एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटल इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड फोटोन। ओके, जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपके विक्टर फ्रांसिस हेस। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा वो गाइस कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में रहा, एक विकिरण के बारे में रहा, कॉस्मिक विकिरण भी होता है, और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ज़्यादा डीपली इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अब नेक्स्ट वन है आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। रदरफोर्ड के प्रैक्टिकल्स, रदरफोर्ड के मॉडल्स, बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स हमने पढ़े हैं खूब सारे। तो गाइस इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या है कि न्यूक्लियर, इस मॉडल के आने से पहले जितने भी लोगों ने मॉडल्स दिए
उन सब में सबसे बड़ी खास बात यह थी कि किसी ने भी न्यूक्लियाई के बारे में डिफाइन ही नहीं किया कि एटम के अंदर न्यूक्लियाई भी होता है। तो बताइए ऐसे मॉडलों का क्या फ़ायदा। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर, जब आपको पता होगा गोल्ड लीफ वाला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, गोल्ड लीफ वाला जो एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा कि किसी भी गोल्ड फॉइल पर इन्होंने अल्फ़ा रेज को डाला और अल्फ़ा रेज के डालने के बाद में तो ये ऊपर से तो ये मुड़ करके निकल गई थी, ऐसे साइड से निकल गई थी और बीच में ये टकरा करके उसी रास्ते से वापस आ गई थी। तो इन्होंने इस खोज से बताया कि किसी भी एटम के मिडल पार्ट में एक सॉलिड पार्टिकल रहता है, एक सॉलिड पार्ट होता है जिसको हम एटम का न्यूक्लियाई बोलते हैं, एटम का न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया था। और गाइस ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और न्यूजीलैंड के बारे में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी न्यूजीलैंड से मिला। और गाइस कब मिला ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओगे, ये आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है।